Hello everyone, Nivedita is here by taking a video on the topic Forest Department as a stakeholder. Okay, this is the topic from the chapter number 16, class 10th Science. Okay, so already I have just covered the topic stakeholders. Okay, in the videos which have been uploaded previously. So in that I have covered. This is the video in detail. In this video, we will study about the two more important stakeholders, that is forest department as well as industrialist. Okay, so stakeholder everyone know, if or anyone who is concerned with that means मान लो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब हम फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं. ओके तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी फॉरेस्ट से कंसर्न है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक स्टेक होल्डर हुआ. So what is the means in what way just the forest department works? Okay, so government employees of the forest department, when they took over charge of forest from the British in independent India, they ignored the needs of local people. Okay, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंस के बाद जब गवर्नमेंट ने चार्ज लिया तो उन्होंने क्या किया, दे इग्नोर्ड द नीड्स ऑफ लोकल पीपल एंड स्टार्टेड converting vast tracts of forest to monoculture of pine, teak and eucalyptus. ओके तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ताकि ऐसा इसलिए किया कि कुछ रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके, तो दे स्टार्टेड मोनोकल्चर. मोनोकल्चर का मतलब हुआ करता है सेम टाइप के प्लांट को ग्रो करना. ओके जैसे पाइन ग्रो हो रहा है तो उसको कट करने के बाद फिर पाइन ग्रो करना, फिर कट करके फिर पाइन ग्रो करना, तो इस तरीके से. या टीक है तो ये मोनोकल्चर को उन्होंने स्टार्ट किया. ओके एंड फॉर दिस दे क्लियर्ड ऑफ ऑल वेजिटेशन ऑफ दैट एरिया. जहाँ पे उन्होंने इन प्लांट्स को लगाना शुरू किया था उस एरिया को सबसे पहले वहाँ के पूरे वेजिटेशन को क्लियर किया एंड दे स्टार्टेड प्लांटिंग द ट्रीज ऑफ देयर ओन चॉइस. फिर अपनी पसंद के जिनसे जो कुछ बेनिफिट देते हो ऐसे ट्रीज को उन्होंने लगाया. सो दिस प्रैक्टिस लेट द डिस्ट्रक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया. तो जितना फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया था उतनी बायोडाइवर्सिटी तो खत्म हो गई कि वो सारे प्लांट्स तो हमेशा के लिए खत्म हो गए. एंड दिस प्रैक्टिस बेनिफिटेड ओनली अ फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट. ओके इससे फायदा किसको हुआ, सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हुआ. एंड एक्टेड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या फायदा हुआ कि उनको एक रेवेन्यू मिलने लगा वहां से. ओके तो इसलिए ऐसा किया गया था. अब इंडस्ट्रियलिस्ट एज स्टेक होल्डर, कि इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या रोल है एज एन स्टेक होल्डर. You know, forest biodiversity means you know the industrialists they get their raw material from the forest. बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है okay, जो रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से लेती है. So forest biodiversity suffers a great loss by these industrialists who took at the forest as merely a source of raw materials for their factories. ठीक है, तो इनके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान हुआ करता है. एंड व्हाट अबाउट द इंडस्ट्रियलिस्ट, दे डू नॉट बॉदर फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट और इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द एरिया. उनको इंडस्ट्रियलिस्ट को इनसे कोई लेना देना नहीं है. उनको कोई मतलब नहीं है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट में बैलेंस रहना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए, इन सब से उन्हें कोई लेना देना नहीं है. एक्सक्यूज मी. They simply extract the required material without replenishing it for future generation. This is the way of their working. Okay, for example, after felling down all the timber yielding trees in one area, they start new project of felling trees in other area. Okay, so they work in this way. Okay, so means industrialist and the forest department both are the stakeholders of forest. Okay, so they give harm
in different manner. Now, one more topic I have, that is prejudice against the traditional use of forest. Okay, ऐसा माना जाता है कि किसी भी चीज का जब मैनेजमेंट गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा, ऐसा माना जाता है. बट इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ जाएगा कि हमेशा ऐसा नहीं होता. दिस इज अ प्रिजिडीज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल यूज ऑफ फॉरेस्ट. ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल मेथड कभी भी अच्छी नहीं हुआ करती हैं, ये एक प्रिजिडीज है. ओके, तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा. तो वी हैव द एग्जाम्पल फ्रॉम द ग्रेट हिमालयन national park. Okay, this park contains reserved area, alpine meadows, which were means every year what was going on. पहले वहाँ पे क्या हुआ करता था. Okay, तो वहाँ पे समर में जो है नोमैडिक शेफर्ड्स जो हुआ करते थे वो अपने फ्लॉक को लेकर वहाँ आया करते थे. ओके, एंड वहाँ पे वो ग्रेजिंग किया करते थे. किसकी? वहाँ पे जो ग्रासेस लगी हुआ करती थी तो वो सारे एनिमल्स जो है वो ग्रेजिंग किया करते थे. ओके, बट क्या हुआ, जब ये नेशनल पार्क बना तो ये प्रैक्टिस को स्टॉप कर दिया गया एंड दो शेफर्ड्स वर नॉट अलाउड टू ब्रिंग देयर और ड्रूव देयर फ्लॉक. ओके, उनको लाने नहीं दिया जाता था, उनके अपने एनिमल्स को लेकर उस पार्क में नहीं आने दिया जाता था. तो क्या हुआ, now it is seen that without the regular grazing by sheep, the grass first grows very tall and then falls over, preventing fresh growth. अब क्या हुआ, उससे नुकसान क्या हुआ, वहाँ पे ग्रासेस की फ्रेश ग्रोथ हो ही नहीं रही थी. क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि जब ग्रासेस को किसी ने नहीं खाया तो ग्रासेस बहुत लंबी होती गई, बहुत लंबी होती गई और उसके बाद वो गिर गई. ओके, और गिर गई तो कहाँ, सॉइल में. तो अब जो फ्रेश ग्रोथ आती है वो उसको आने ही नहीं दे रही थी क्योंकि उसके ऊपर इतनी सारी ग्रास जो है वो लैंड के ऊपर पड़ी हुई थी. ओके, सो इस तरीके से वो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, उसको रोकने से डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ. So we can say the management of protected areas by keeping the local people out, this is not possible, or by using force cannot possibly बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन. मतलब ऐसा बिना ट्रेडिशनल पीपल, लोकल पीपल के हेल्प के बिना कोई भी प्रोजेक्ट लंबा नहीं चल सकता. ओके, थैंक यू सो मच.